हेलो एवरीवन। ये हमारा क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया का बेसिकली क्लाइमेट चेंज का हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज का इंडिया पे क्या क्या इम्पैक्ट रहा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इन जनरल कि क्लाइमेट चेंज होने से हमारा क्या क्या अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिस पे हमारा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ जो इंसानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फूड। फूड कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो एग्रीकल्चर विल सफर, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल सफर। ठीक है, फिर क्लाइमेट चेंज होने से अगर बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो हमारा क्रॉप यील्ड है, वो सारी चीज़ें कम होंगी। राइट। अब होगा क्या, देखो कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स भी आई थी कि 1 से 3 डिग्री का भी अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो लगभग 50 से 60% तक कम हो सकता है। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से ड्रॉट और फ्लड वाली सिचुएशंस भी आ सकती हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं। अगर आप सबको मैंने जैसे लास्ट सेशन में भी बताया था कि क्लाइमेट चेंज, ठीक है, अगर मैं उसको बोलूँ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, जिसमें हर कंट्री का बेसिकली अपने अपने टारगेट्स है कि हम ग्रीन हाउस गैस की जो एमिशंस हैं उसको कंट्रोल करेंगे। राइट। अब ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकने के लिए आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो अगर मैं देखूं 1997 से 2007 तक की अगर बस बात की जाए, ठीक है, तो एक रिपोर्ट आई थी, इन्फोग्राफिक भी यही दिखाता है कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन ओवरऑल, ठीक है, कौन रिलीज करता है। तो उसमें अगर आप देख पा रहे हैं, नंबर 1 पे है आपका यूएसए। लगभग 64,166 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन्होंने रिलीज किया। ठीक है, CO2 एमिशन ले लो उसको, मान सकते हो आप। ठीक है, तो नंबर 1 पे लगभग 7% जो एमिशन है वो आपका ये रिलीज करा। सेकंड नंबर पे अगर मैं आपको बताऊं, वो है आपका, अगर आप देख पा रहे हो, वो है आपका चाइना। राइट। थर्ड नंबर पे आपका आता है रशिया। ओके। फोर्थ नंबर पे आपका आता है जापान। पांचवें नंबर पे हमारा इंडिया। अगर इंडिया की बात करें ओवरऑल लेवल पे, तो ये हम लगभग चौथे पांचवें नंबर पे रहते हैं। राइट। तो ये अगर ब्रॉड मैं एक आपको डिवीजन बताऊं कि अगर सबसे ज्यादा एमिशन हो रहा है तो किस एरिया से हो रहा है, तो आप बोल सकते हो वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 1 पे। 64,000 के अराउंड मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस एमिशंस, वो ग्लोबल एमिशंस वहां से निकल रहे हैं। इंडिया उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है, चाइना नियर उसके करीब है। राइट। तो ये बता रहा है कि ये एमिशन निकल रहे हैं पर हर कंट्री से। अभी मैं इसका बताऊंगा कि इंडिया पे भी क्या क्या इम्पैक्ट आया है। ऑलराइट। और देखो, इम्पैक्ट समझना बहुत आसान है, चीज़ों को डिवाइड कर लो। चेन्नई में कुछ टाइम पहले बाढ़ आई थी, चेन्नई फ्लड बहुत फेमस हुए थे। चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, जो कि बस उसको मानसून, बस आपको नॉर्थ ईस्ट मानसून, विंटर मानसून वहां पे होता है, साउथ वेस्ट मानसून का वहां पे इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि याद आ रहा है विंड्स आपकी तमिलनाडु कोस्ट के पैरेलल निकल जाती थी। अगर आपने ज्योग्राफी ध्यान से पढ़ी है तो जो साउथ वेस्ट मानसून था वो तमिलनाडु कोस्ट के पैरेलल निकल जाता है। तो गर्मियों में तो वहां बारिश होती नहीं है, नहीं बरसात के सीजन में। वहां पे कब बारिश होती है? जब आपका नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून आता है। फिर भी वहां पे बाढ़ आ गई, कोई रीजन होगा। वहां पे कुछ टाइम अगले ही साल वहां पे सूखा पड़ गया, चेन्नई में बहुत भयानक भीषण ड्रॉट पड़ा। तो ये ऐसी फ्रीक्वेंट चेंजेस क्यों हो रही है? राजस्थान जो कि एक डेजर्ट है, जो कि एक सूखा एरिया, वहां पे बाढ़ आ जा रही है। ये चीजें हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। जैसे यूएसए में मैंने आपको बताया था, यूएसए में टेक्सास में स्नोफॉल हो रहा है जो कि रेगिस्तान है। ठीक है। यूरोप, यूरोप जो कि काफी हायर लैटिट्यूड पे है, वहां पे यूरोपियन हीट वेव्स। तो ये कुछ टाइम में बहुत चीजें अचानक से सीवियर हुई हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है आपका, जो हर कंट्री के ग्लोबल एमिशंस, इसकी वजह से अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। और फिर आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर पे इफेक्ट पड़ रहा है। डेटा अगर आपको याद करना कर सकते हो, बस ऐसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, उसमें अगर बोला गया है, जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट है कि अगर अर्थ का टेम्परेचर 0.5 डिग्री और बढ़ा तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उन रिपोर्ट्स के नाम याद कर सकते हो। ठीक है, कोई नहीं कहता आपको एकदम एग्जैक्ट डेटा याद करने। राइट।
ये चीज़ है। आपका सी लेवल राइज़ होगा, भाई अर्थ का टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ेगा तो हर जगह ऑब्वियस सी बात है ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो रिवर में वाटर फ्लो बढ़ सकता है, फ्लड आ सकती है, सी लेवल राइज़ होगा तो कोस्टल एरिया आपके डूब सकते हैं, बायोडायवर्सिटी लॉस हो सकती है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमने बात की। और वही सारी चीज़ें इंडिया पे भी लागू हो रही है। ये डिफरेंट-डिफरेंट जो केस स्टडीज़ मैंने आपको बताई इनको आपको ध्यान रखना होगा। शिमला में टूरिस्ट 1 साल पहले की बात है, शिमला में टूरिस्ट बाल्टी लेके खड़े थे बाहर, नल नल के नीचे पानी लगाने के लिए, कि वहाँ पे पानी खत्म हो चुका है। बैंगलोर में भी यही सिचुएशन थी, राइट? तो इस टाइप की सिचुएशंस हो रही है, क्लाइमेट चेंज इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको समझनी है, अभी और हम बातें करेंगे इनके ऊपर। अगर मैं बात करूँ CO2 एमिशन पर कैपिटा, तो पर कैपिटा में इंडिया की रैंकिंग काफ़ी पीछे है। अगर आप देखोगे, इंडिया बहुत पीछे आता है, लगभग 1.5% हमारा एमिशन देते हैं, पर कैपिटा CO2 एमिशन, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा है, यूएस उसके बाद है, ठीक है? पर कैपिटा में हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल एज़ अ नेशन हम देखें तो हम 5वें नंबर पे आते हैं ओवरऑल CO2 एमिशन, राइट? ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं कि इंडिया पे इम्पैक्ट कहाँ-कहाँ पे हुआ है और कैसे-कैसे हुआ है, ठीक है? तो है टेम्परेचर, ये चीज़ हमने देखी, टेम्परेचर ओवरऑल तो बढ़ ही रहा है, राइट? ये टेम्परेचर हमको आस-पास अगर आपने जो रिसर्चेज़ हुई उनको पढ़ोगे तो अगर आप शिमला का ही टेम्परेचर जो कि ठंडा एरिया अगर उसका आप अगर पिछले एवरेज लोगे 100 सालों का तो यहाँ भी ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ा है। और इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन है जो हमारे ग्लेशियर्स हैं हिमालयन ग्लेशियर्स, वो पिघल रहे हैं, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर एक 100 सालों की बात करूँ तो हमारा जो नेशनल लेवल पे टेम्परेचर बढ़ा है वो लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस से एवरेज टेम्परेचर हमारा नेशन का बढ़ा है, ठीक है? वाटर रेनफॉल देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिपिटेशन भी चेंज होगा। तो बारिश का जो लेवल है, कई बार देखो ये ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा ही बारिश हो जाएगी, कई बार कम बारिश हो जाती है। एल नीनो ये वाले फिनोमेना बढ़ने लगते हैं अगर क्लाइमेट चेंज सीवियर है, तो जो कि वो आपका मानसून भी अफेक्ट करता है, ठीक है? तो टेम्परेचर अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और आपका प्रेसिपिटेशन लेवल भी बढ़ेगा या कम होगा डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। मतलब चेंजेस हो रहे हैं, मतलब ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो इंसानों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, राइट? एक्सट्रीम इवेंट्स मिल रहे हैं आपके, तो टेम्परेचर हो रहा है बढ़ा हुआ आ रहा है। बारिश जो एक नॉर्मल होती थी कि लेट्स से 50 सेंटीमीटर बारिश होनी थी, वो कभी 20 सेंटीमीटर हो रही, कभी 100 सेंटीमीटर हो जा रही है। तो ये नुकसानदायक होता है और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे डिविएशंस हो रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे मैंने आपको बताया, चेन्नई में एक साल फ्लड आ रहा है, अगले साल वहां पे सूखा पड़े आ रहा है। राजस्थान में फ्लड आ रही है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो, अरेबियन सी। जो अभी तक साइक्लोन्स वगैरह आते थे, उनकी फ्रीक्वेंसी आपकी बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा रहती थी एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। बट पिछले 1-2 सालों में ही अगर आप देखे होंगे तो बहुत सारे साइक्लोन्स अरेबियन सी में फॉर्म हो रहे थे। चाहे वो नीलोफर हो, चाहे वो अभी तौकते हो, ठीक है? इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और ये क्यों बढ़ रही है? इसी वजह से बिकॉज़ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट? तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आपके हो रहे हैं। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर अगर मैंने आपको बताऊँ डेटा एग्ज़ैक्टली तो हिमालयन जो आपको जिसको थर्ड पोल बोला जाता है, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का सबसे बड़ा ग्लेशियर और उसका गढ़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रायोस्फीयर का पार्ट है, वो पिघल रही हैं चीज़ें। इसका एक मैं एग्ज़ाम्पल अगर आपको बताऊँ तो अगर रिसेंटली आपने उत्तराखंड में जो डिज़ास्टर हुई थी, धौलीगंगा में धौलीगंगा में आपका तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पूरा बाढ़ की चपेट में आ गया। वो बाढ़ कैसे आई? इसका एक फिनोमेना बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। मतलब पहाड़ से लेट्स से ये एक पहाड़ है, ठीक है? ये एक पहाड़ है मतलब ठीक है ग्लेशियर वाला। यहाँ से कोई लेट्स से नदी ऐसे बह रही है, राइट? नदी ऐसे बह
यहाँ पे आपने एक डैम बना दिया कि भाई नदी आ रही, इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाया जाए। ठीक, नॉर्मल चीज़ है। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, इसके ऊपर जो बर्फ है, क्या हुआ, एक बर्फ का बहुत बड़ा सा टुकड़ा, यहाँ पे लेट्स से एक छोटी सी ऐसे ग्लेशियर लेक बनी हुई थी, यहाँ लेक, राइट, तो पानी था थोड़ा सा, ऊपर से एक बहुत बड़ा टुकड़ा इसके अंदर गिर गया, पिघल गया और उसके अंदर गिर गया। अब क्या हुआ, यहाँ जो लेक में पानी था वो ओवर स्प्रेड होके, ओवर स्पिल होके इस रिवर में भर दिया, और इस रिवर का क्या अचानक से फ्लो बढ़ गया, और ये पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, और साथ में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। ठीक, तो ये फिनोमेना क्यों हो रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, एमिशंस बढ़ रहे हैं। एक तो एक साइकिल ऑफ इवेंट्स है। क्लियर, सी लेवल राइज हो रही है, ये हमने देखा भाई। ग्लेशियर से ही तो आपकी जो भी, अगर मैं नॉर्दर्न इंडियन सी रिवर्स की बात करूं, चाहे वो आपका गंगा हो गया, चाहे वो आपकी ब्रह्मपुत्रा हो गई, ठीक है, चाहे वो आपकी इंदस हो गई, इन सबका सोर्स क्या है, कोई ना कोई ग्लेशियर है। और इस सोर्स का इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ग्लेशियर का नाम क्यों पता होना चाहिए। यूपीएससी 2020, आई थिंक 2019 में देयर वाज अ क्वेश्चन, यहाँ पे आपके रिवर्स और उनका ग्लेशियर का सोर्स का मेंशन किया गया था। ठीक है, तो आपको ये थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए कि हम कौन कौन सी चीज़ों को वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब हमने देखा कि ये अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं, अलग अलग तरीकों से इंडिया पे ये चीज़ें हम फेस करते हैं, और इसके ऊपर आप अपनी केस स्टडीज भी बना सकते हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है डैमेज होगी, कम होगी। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जो रिक्वायर्ड बारिश होनी चाहिए वो अगर नहीं हो रही है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अभी भी इंडिया में 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर आपका किस पे डिपेंडेंट है, मानसून पे डिपेंडेंट है। इसी को बोल देते हैं रेन फेड एग्रीकल्चर, राइट, इसी को रेन फेड एग्रीकल्चर बोल देते हैं। तो जब हमारा 50% से अधिक एग्रीकल्चर मानसून पे डिपेंडेंट है और क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून अनइवन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होगी। इसी वजह से अगर आप सुनते हो कि महाराष्ट्र में, खासकर विदर्भ रीजन में, फार्मर सुसाइड हो रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज। कि अगर किसी किसान की खेती अच्छी हो रही हो, तो भले ही आसपास के एक अलग जो भी फैक्टर्स है कि यार कहीं से उधारी है उसकी, कहीं से उसने लोन ले रखा है, वो सेकेंडरी हो जाता है, वो झेल सकता है उसको। लेकिन अगर उसकी प्रोडक्टिविटी ही अच्छा नहीं हो, क्योंकि वो लोन क्यों लेगा किसी मिडिलमैन से, भाई कि खेती हो जाएगी तो मैं उसको वापस कर दूंगा। पर अगर खेती अच्छी नहीं हुई क्योंकि बारिश ही नहीं हुई, तो उसको वो सारी चीजें प्रेशर बन जाती हैं, और वो उस वजह से एक इस टाइप का एक्सट्रीम स्टेप ले रहा है जो कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, और फार्मर्स मैं अगर बात करूं, वो सबसे बड़े मजिशियंस हैं। मजिशियंस क्यों बोल रहा हूँ, एक छोटे से सीड को, छोटा सा सीड है, इस छोटे सीड को मुझे और आपको दे दो तो हम तो ऐसे ही फेंक देंगे, बट वो किसान क्या करता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है एक क्रॉप में, उसकी नरिश करके, उसको पाल पोस के उसको एक क्रॉप में बदलता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे देश को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जो हम बोलते रहते ना, फूड सिक्योरिटी, वो हमारे फार्मर्स दे रहे हैं। तो उनको अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी, राइट। और इस वजह से हमारे जो गवर्नमेंट है, वो अलग अलग स्टेप्स भी लेती है कि फार्मर वेलफेयर होना चाहिए। बीच बीच में डेफिनेटली कोई चीजें अगेंस्ट भी जाती हैं, बट वो चीजें, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, सबका हक है कुछ ना कुछ अपने चीजों को सामने सरकार में पुटअप करने का। तो वो चीजें चलते रहेंगी, लेकिन जो ओवरऑल सबका मोटिव है कि भाई फार्मर्स का वेलफेयर हो, और इसी वजह से हमारी सरकार ने अलग अलग इनिशिएटिव्स लेके आए, चाहे वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो जाए, या आपके जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो जाए, ताकि किसानों को अल्टीमेट बेनिफिट हो। और जिसकी वजह से जो हमारे देश का एम है, हमारे पीएम का जो एम था कि बाई 2022 वी वांट टू डबल द इनकम ऑफ आवर फार्मर्स, राइट। ये चीजों को ध्यान देना होगा। हम एनवायरनमेंट बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं,
इसका बहुत बड़ा, बहुत वाइड इसका लिंकेजेस है अलग-अलग सेक्टर से, तो वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, अब हम बात करेंगे मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ इंडिया की क्या-क्या है, ठीक है? इंडिया की हो चाहे वो हमारे अलग-अलग जो देश हैं, जो अलग-अलग स्टेप्स ले रहे हैं ओवरऑल, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जिनका आपको मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है? इसमें सबसे पहला टर्म है आपका कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को एक और चीज बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। नाम से ही क्लियर है, कार्बन को कैप्चर करो, उसको स्टोर कर दो, राइट? तो मतलब जो भी एटमॉस्फेयर में एक्सेस CO2 हो गया है, उसको भाई एटमॉस्फेयर से लाइए और कहीं पे स्टोर कर दीजिए, तो एटमॉस्फेयर से CO2 भी खत्म हो जाएगा। कम हो जाएगा, खत्म नहीं करना है, कम करना है, ठीक है? और ग्लोबल वार्मिंग भी आपकी कम हो जाएगी, राइट? तो अब भाई कार्बन जो डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर में, उसको कहीं स्टोर करोगे, मतलब वो क्या होगा? एक कार्बन सिंक का काम करेगा, राइट? तो मैंने आपको बताया था हमारे जो सिंक होते हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होता है, वो दो टाइप के होते हैं। एक आपका नेचुरल सिंक होता है, जिसमें क्या किया जाते हैं, आपके ओशियंस, फॉरेस्ट, ये नेचुरली जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है? तो इसलिए बोला जाता है कि जो मदर नेचर अर्थ है, उसके पास खुद ही इतनी पावर है कि वो चीज़ों को बैलेंस कर देगी। इंसान कितनी भी तबाही मचा ले, कितना भी चीज़ों को अनबैलेंस कर दे, नेचर उसको अपने आप रेगुलेट रेगुलेट करके उसको स्टेबलाइज कर देगी। फिर भले ही वो चाहे अर्थक्वेक के फॉर्म में हो, चाहे वो सुनामी के फॉर्म में हो, चाहे वो अदर कोई एक्सट्रीम इवेंट्स के फॉर्म में, ठीक है? तो अगर हम ऐसे एक्सट्रीम इवेंट्स नहीं चाहते, तो हमको इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर मैं आपको बताऊं, आप सब लोग ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, तो एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी एनवायरनमेंट को आपको जाके रेगुलेट करना है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फॉरेस्ट लगवाना होगा, बट इनको लोग पेड़ ना काटे, इनको तो ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है? पोल्यूशन हो गया या अदर सेक्टर्स है, उनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेचुरल सेक्टर के सिंक्स के बाद आपका आता है आर्टिफिशियल सिंक्स, ठीक है? कुछ आर्टिफिशियल सिंक्स भी होते हैं जो इंसान बनाते हैं, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, डिप्लीटेड ऑयल रिजर्व्स। ऐसे एरियाज जहाँ पे पहले ऑयल हुआ करता था, यहाँ से हमने पूरा ऑयल एक्सट्रैक्ट कर दिया, अब ये तो खंडर बन चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करो, राइट? ऐसी माइंस जहाँ पे अब कुछ चीज बची नहीं है या यहाँ पे माइनिंग नहीं हो सकती, वहां पे लाके कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करो, ठीक है? तो इसको स्टोरेज में आपको अलग अलग स्टेप्स लगेंगे भाई। कार्बन को एटमॉस्फेयर से लाना है, तो पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करना पड़ेगा, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम हमको तो मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड अलग दिख जाएगा। हम तो जो एटमॉस्फेयर में गैस है उसी को ट्रैप करेंगे ना। अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन अलग अलग तो दिखेगी नहीं, तो पहले गैस को ट्रैप करो। ट्रैप करने से के बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर गैसेस उनको अलग करिए, ठीक है? अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको ले जाइए कहाँ पे, स्टोरेज लोकेशन में, जहाँ पे आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, स्टोरेज लोकेशन। ऑलराइट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जनरली इसको ना ज़मीन के अंदर इसको स्टोर किया जाता है एटमॉस्फेयर से काफ़ी दूर। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का, ठीक है? अगर आप समंदर में इसको स्टोर कर रहे हैं, तो उसको हम बोल देंगे ओशियन सीक्वेस्ट्रेशन, ठीक? इसी चीज़ को अगर आप अर्थ के अंदर डाल रहे हैं कहीं पे, तो इसको हम बोल देंगे जियोलॉजिकल सीक्वेस्ट्रेशन, ठीक है? तो बहुत अलग-अलग टाइप के ये सीक्वेस्ट्रेशन होते हैं, आपको मतलब समझ में आना चाहिए क्या बात हो रही है, ठीक है? तो ये था आपका पहला कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, ओके? सेकंड है आपका कार्बन सिंक, जिसकी अभी हमने बात की। हमने देखा था कि जैसे ब्लैक कार्बन होता है एंड ब्राउन कार्बन, ब्राउन कार्बन जो हमने अभी बात की थी पिछले सेशन में, ये क्या कर रहे थे? ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आपका हो रहा था। बट कुछ अलग टाइप के भी कार्बन होते हैं, जैसे आपका होता है ग्रीन कार्बन।
ब्लू कार्बन, राइट। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो CO2 है उसको अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। ग्रीन कार्बन अगर नाम से ही समझ में आ रहा होगा भाई, ग्रीन कार्बन किसको बोलेंगे? ग्रीन कार्बन इज कार्बन रिमूव्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? प्लांट। प्लांट क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 को अपने अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि भाई साहब फॉरेस्ट लगाइए, एफॉरेस्टेशन करें, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। इस बार कोविड के टाइम में सबसे बड़ी जो इशू आई थी वो थी ऑक्सीजन की, ठीक है। ये सारी चीजें थी। ब्लू कार्बन क्या होता है? ब्लू कार्बन आपका ओशन वाला हो जाएगा, राइट। कोस्टल या जो एक्वेटिक और मरीन कार्बन सिंक्स हैं तो हम ब्लू कार्बन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनको आपको पता होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। एक आपकी ब्लू कार्बन इनिशिएटिव भी है, इन टू इंक्रीज द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द ओशन या फिर मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये आपकी हो गई ब्लू कार्बन, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर। कार्बन क्रेडिट, कुछ टर्म्स होते हैं, कार्बन क्रेडिट, कार्बन ऑफसेटिंग और कार्बन टैक्स, इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? बैंक क्रेडिट तो आप सब समझते ही हैं ना कि बैंक क्रेडिट क्या होता है, बैंक से लोन लेना। बैंक, पहले से आप यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, इसने बैंक से लेट्स से 1000 रुपीज लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट भी उसी टर्म्स में। अब देखो होता क्या है, कार्बन क्रेडिट बेसिकली एक ट्रेडेबल ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है। ट्रेडेबल सर्टिफिकेट जिसको ट्रेड किया जा सकता है, मैं आपको दे सकता हूँ, आप मुझे दे सकते हो उसके बदले कोई चीज, ठीक है। या इसको आप बोल सकते हो कि कोई आपको परमिट मिल गया है, परमिट मिल गया है टू एमिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, कार्बन क्रेडिट होता है आपके पास एक परमिशन मिल गया कि भाई आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट अर्न कैसे किया जाए? इसको अर्न करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको अलाउ हो पाएगा। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो 1 टन कम कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट प्रोड्यूस करती है, लेट्स से स्टैंडर्ड है कि भाई सारे ऑर्गेनाइजेशन 100 कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, बट कोई एक ऑर्गेनाइजेशन आती है लेट्स से ये 98 या 99 टन एमिट कर रही है, मतलब 1 टन कम कर रही है, तो ये एलिजिबल हो जाएगी इस कार्बन क्रेडिट को ट्रेड सर्टिफिकेट को पाने के लिए, ठीक है, राइट। तो ये चीजें, अब देखो ये सारी चीजें कहाँ से हैं, ये कोई अलग टर्म नहीं, ये सब क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ही ये सारे मैकेनिज्म दिए गए थे, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ये कार्बन क्रेडिट और ये सारी चीजें हैं। अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक कोई कंपनी है, मानो लेट्स से कोई कंपनी है हमारी, एग्जांपल के तौर पे रिलायंस, ठीक है। रिलायंस के पास दो तरीके से कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला क्या है? पहला तो रिलायंस क्या करेगी भाई, नई टेक्नोलॉजी ले आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी ले आएगी, और लेट्स से कोई नई इंप्रूव R&D वगैरह कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई जो भी उनकी फैक्ट्रीज में काम चल रहा है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होने लगेगा, ठीक है। एक तो ये कर सकती है रिलायंस। दूसरा क्या कर सकती है रिलायंस आपका, ये किसी छोटे नेशन में, कोई डेवलपिंग नेशन है मान के चलो, अफ्रीका का कोई नेशन है मान के चलो रवांडा, क्योंकि थोड़ा कम डेवलप्ड है, और रिलायंस क्या की, रिलायंस जाके रवांडा में यहाँ पे लगा दी लेट्स से सोलर पावर प्लांट,
सोलर प्लांट लगेगा तो क्या होगा, एमिशंस आपके ऑब्वियस सी बात है कम होंगे। तो इससे क्या होगा, रिलायंस को मिल जाएगा कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि या तो ये मेथड यूज कर सकती है कार्बन रिड्यूस करने का, या तो ये मेथड यूज कर सकती है, और दोनों से ही कार्बन एमिशन आपका कम हो रहा है। कार्बन एमिशन कम होगा तभी इसको कार्बन क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें, ये होता है आपका कार्बन क्रेडिट। तो बताया जा रहा है आने वाले टाइम में इंडिया और चाइना जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये सबसे बड़े सेलर्स बनेंगे कार्बन क्रेडिट के, और यूरोप जो होगा वो सबसे बड़ा बायर बने। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, हम उनको देंगे भाई लो कार्बन क्रेडिट, और आप हमारे यहाँ आओ, टेक्नोलॉजी लाओ, हमारे यहाँ एमिशंस को कम करो, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, ये कोई अच्छी बात नहीं, बट हमको ग्रोथ भी रखनी है। अब भाई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एमिट करेंगे तो ग्रोथ में भी नुकसान है, क्योंकि इंडिया में अभी भी 60% जो पावर जनरेशन या जो अदर हमारी एनर्जी डिमांड्स हैं या एनर्जी हमारा डिपेंडेंसी है, वो किसके ऊपर है, वो है आपका कोल के ऊपर। तो कार्बन एमिशन तो होगा। दूसरा आता है आपका कार्बन ऑफसेटिंग, वो भी लगभग सिमिलर टाइप की चीज ही है। कार्बन ऑफसेट्स क्या होता है, बेसिकली क्रेडिट्स वही होते हैं गिवन, दिया जाता है फॉर रिडक्शन ऑन ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। कहां पे रिड्यूस करेंगे, दूसरे किसी लोकेशन पे। इसको मैं आपको एग्जांपल के तहत समझाता हूं। लेट्स से कोई बिजनेस है, अगेन मान के चलो रिलायंस है, रिलायंस को, रिलायंस अपने ना जो एमिशन है वो कम नहीं कर पा रही, शॉर्ट टर्म में मान के चलो उसको 1-2 महीने के अंदर कम करना है, बट वो कम नहीं कर पा रही है। और रिलायंस को लगभग 2 टन एमिशन कम करना है, बट वो कर नहीं पा रही है। बट उसको दिखता है, रिलायंस को दिखता है कि यार ये देखो, अफगानिस्तान में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे अगर मैं लगा दूं कोई प्रोजेक्ट, तो मुझे 2 टन से ज़्यादा यहाँ पे मैं एमिशन रिड्यूस कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ से फिर ये यहाँ पे जाएगी रिलायंस, यहाँ पे अपना वो अपना पूरा काम झाम यहाँ पे सेटअप कर देगी, और अफगानिस्तान में बोल देगी भाई हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लगाया और अफगानिस्तान में हमने 5 टन CO2 एमिशंस को कम कर दिया है, तो मैंने हमने कार्बन को ऑफसेट कर दिया है। राइट, और हमने यहाँ पे तो हम 2 टन अब रिलीज कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 5 टन कम कर दिया है। मतलब ये लोकेशन पे ज्यादा डिपेंडेंट है। एक बात बताओ, अर्थ पे मैं अगर यूएसए में 100 टन एमिट कर रहा हूँ और इंडिया में मैं एमिट नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल 100 टन एमिशन तो हो रहा है, लेकिन मानो मैंने क्या किया भाई, मैं यूएस में एमिट नहीं किया, मैंने यूएस में 50 टन एमिट किया है। ठीक है, और मैंने इंडिया में जाके क्या किया, ऐसी टेक्नोलॉजी डाल दी कि भाई इंडिया से भी ना 50 टन और कम हो जाएगा, एमिशन कम हो जाएगा, तो नेट आपका तो जीरो हो गया। एक जगह आपने 100 टन एमिट किया है और दूसरी जगह जाके आपने क्या किया, 100 टन आपने कम कर दिया। ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर में है 100 टन कम जा रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वही चीज है कार्बन ऑफसेटिंग। भले ही आप अपने कंट्री में उड़ा लो, लेकिन दूसरी जगह जाके उतना आपको कम करो, तब आपको बोलते हैं कार्बन ऑफसेटिंग। कई लोग इसको बड़ा कंट्रोवर्शियल बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर आप एक जगह कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी जगह आप कम भी कर लोगे, लेकिन एक जगह जहां पे आप लिमिट ज्यादा कर रहे हो, क्लाइमेट आपस में कनेक्टेड रहता है, वहां पे अगर कोई इशू हुआ है वो पूरे दुनिया को कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से इफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, कई लोग इसको आपको कंट्रोवर्शियल भी बोलते हैं। तो ये आपका कार्बन ऑफसेटिंग हो गया। नेक्स्ट है आपका, अब देखो इसको ना बहुत डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, आपने इनको या तो क्वेश्चन अगर आपका आ गया प्रेजेंट में कि कार्बन क्रेडिट या ऑफसेटिंग क्या होती है, तो आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का ये तरीका है इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ। ठीक है, एक को फायदा होगा, ये बेसिकली दोनों चीज को फायदा ही कर रहा है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसको याद रखना, कार्बन क्रेडिट या कार्बन ऑफसेटिंग कभी भी बात है तो मतलब एयर पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इनकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है कार्बन टैक्स। सिंपल सी बात है भाई, इनकम ज्यादा अर्न कर रहे हो तो इनकम टैक्स देना पड़ता है, वैसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एमिट करोगे तो कार्बन टैक्स देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारा
इकोनॉमिक सेक्टर है वो चीज़ों को मतलब संतुलित वे में एमिशन करे जिससे एनवायरनमेंट भी बेनिफिट में रहे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए ये कार्बन टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनसे इनसे होगा क्या, हम ये बात कर रहे हैं मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज की कि अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसको कम कैसे किया जाए, तो को बैलेंस कैसे किया जाए, तो उसके लिए ये सारे मेजर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका जियो इंजीनियरिंग। जियो इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है, जियो मतलब अर्थ, पहली चीज ये समझो, जियो मीन्स अर्थ, तो अर्थ की इंजीनियरिंग करनी है। अब अर्थ में इंजीनियरिंग कैसे करोगे, तो क्यों करोगे, हमारा एम है अर्थ का जो एनवायरनमेंट है उसको कूल ऑफ करना, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम करना, ताकि क्लाइमेट चेंज कम से कम। ठीक है, इस वजह से जियो इंजीनियरिंग करनी है, और उसमें क्या क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें बहुत अलग अलग तरीके के मेथड हैं। इसके अंदर 5 कॉन्सेप्ट दिए गए, 5 बड़े प्लान दिए गए। राइट, जियो इंजीनियरिंग के अंदर 5 बड़े प्लान दिए गए कि क्या क्या हम कर सकते। पहला इन्होंने बोला कि भाई एक वोल्केनो को कॉपी कर लो, कॉपी और वोल्केनो। क्यों करें भाई हम वोल्केनो को कॉपी, आप सबको अगर पता है कि बहुत बड़े बड़े कुछ पुराने टाइम में वोल्केनिक इरप्शन हुए हैं, इसने क्या किया था, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैसेस वगैरह भर दी थी, जिसकी वजह से क्या होता, सनलाइट आ नहीं पा रही थी, और इसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो काफी कम हुआ था। ठीक है, तो ये बोले जा रहा है कि आप वोल्केनो, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसको कॉपी कर लें, उस टाइप से आप कुछ चीजें एटमॉस्फेयर में फैला दें जो कि सनलाइट को थोड़ा कम कर दे। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल दिया गया था हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह का यूज करने के, बट ये उतना फीजिबल लगता भी नहीं है। ये अगर ऐसा चीज हो गया तो ये काफी बड़ी डिजास्टर में भी बदल सकता है, क्योंकि सनलाइट अगर हम रोक रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीजें खराब भी होंगी। ओके, एक चीज ये बोला गया। अब जियो इंजीनियरिंग है, उभरता हुआ एक अलग से नया आपका एरिया है। तो पहली चीज तो ये बोले कि वोल्केनो कॉपी कर लो, जो कि एक फिजिबल चीज नहीं लगती, बट बोला जाता है इसमें। दूसरा बोला गया स्पेस में मिरर लगा दो। मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो भाई लेट्स से अर्थ है, ठीक है, आपने यहाँ पे मिरर लगा दिए बहुत सारे, भाई जो भी रोशनी आ रही सन की वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, अर्थ पे आएगी नहीं, और इससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर आपका कम होने लगेगा। ओके, तो ये सारी चीजें बोला गया। और भी इसमें बहुत सारी चीजें, फेक ट्री बना दीजिए, फेक ट्रीज बना दीजिए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर में हेल्प कर सकें, बट क्या वो ऑक्सीजन निकाल पाएंगी, तो ये सब चीजें मतलब आपकी डेवलपिंग फेज में। ठीक है, तो ये कुछ कुछ अलग अलग मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज आपकी बताएंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग डिफरेंट चीजें हैं, आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। राइट, चलिए, तो ये था आपका कुछ ब्रॉड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। अब थोड़ा आइए इंडिया की बात करते हैं, इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया ने क्या क्या किया है। ओके, क्योंकि जैसे मैंने बताया क्लाइमेट चेंज केवल यूएसए को इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो इंडिया को भी इम्पैक्ट करेगा। तो इंडिया ने इसको दूर करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान अडॉप्ट किया। कौन सा प्लान अडॉप्ट किया, नेशनल नेशनल एक्शन प्लान ठीक है, तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, मैं आपको बता रहा था, इंडिया ने अडॉप्ट किया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इस प्लान के तहत
8 नेशनल मिशंस थे, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए। अभी उनको मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ। तो आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर 8 मिशन हैं। पहला मिशन मैं आपको बता देता हूँ, पहले मिशन हम देख लेते हैं, फिर इसकी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। ये इन्फोग्राफिक बहुत अच्छी है, इसको आप एज इट इज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला है आपका नेशनल मिशन, नेशनल सोलर मिशन, जिसको जवाहरलाल नेशनल नेहरू नेशनल सोलर मिशन बोलते हैं, ठीक है। इस मिशन के तहत इंडिया का जो एम है कि भाई, याद आ रहा है आपको, हमने INDC जो COP21 पेरिस में बोली थी, उसको भी आगे मैं बताऊंगा। तो हमारा जो एम था कि 100 गीगावाट सोलर एनर्जी हम बनाएंगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। 100 गीगावाट का हमारा टारगेट था। इसमें ग्रिड कनेक्शंस की बात की गई कि लगभग इसमें, अगर उसमें हमने बहुत सारे अचीवमेंट भी इंस्टॉल किए हैं। लगभग 3000 मेगावाट का ग्रिड कनेक्शन हमने इंस्टॉल कर दिया है। 64 मेगावाट का ऑफ ग्रिड प्लांट है। तो ये डेटा आपको नहीं याद रखना, आपको बस ध्यान रखना है कि नेशनल सोलर मिशन के अंदर है, जिसके तहत हमारे लगभग 100 गीगावाट का टारगेट करना है। सेकेंड है आपका नेशनल मिशन ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने एम क्या है हमारा कि भाई इनोवेटिव पॉलिसी बनाए, रेगुलेटरी रिजाइम्स बनाए कि भाई बिजनेस को ना, अगर कोई एसी बना रहा है तो याद है आपको, एनर्जी एफिशिएंट एसी आजकल चलता है कि भाई 5 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार रेटिंग है, 2 स्टार रेटिंग है। ये क्या दिखाती है, कितना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। और इसी पे यूपीएससी 2017 में आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है। 2016 में क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी जो डिवाइसेस हैं वो आपका बजट या फिर एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग्स के साथ आती हैं। तो बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है। नेशनल मिशन तो हमको पता है कि क्या इसका यूज कहाँ पे आ रहा है, तो वो क्वेश्चन पूछ लिया। और बहुत ही आपके आसपास की चीजें, बल्ब या ट्यूबलाइट के ऊपर भी रेटिंग्स लिखी रहती हैं, स्टार्स बने रहते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेशनल सोलर मिशन हो गया। सेकेंड आपका नेशनल मिशन ऑन एनर्जी एफिशिएंसी हो गया। तीसरा आपका हो गया नेशनल वाटर मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर मिशन। इसमें हमें आने वाले टाइम में जो वाटर यूज एफिशिएंसी है उसको लगभग 20% से इंक्रीज करना है। और इसके लिए हमने जैसे नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में बनाई थी, और भी हमने अलग अलग चीजें की। अब तो पूरी एक जल शक्ति मिनिस्ट्री बना दी गई है। तो इन्हीं मिशंस को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे यहाँ स्कीम्स आती है ना, इन्हीं मिशंस को ध्यान के रख के आती हैं। चाहे वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी, चाहे वो एनर्जी एफिशिएंसी को लेके हो गया, चाहे वो वाटर को लेके हो गया, ठीक है। फोर्थ है आपका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। भाई ऐसे घरों में रहना है जहां पे हमारा एमिशन कम हो, हम चीजों को एफिशिएंटली यूज करें, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाएं, ठीक है। और बेटर अर्बन प्लानिंग रहे हमारी, अच्छा ट्रांसपोर्ट रखें हम, ये सारी चीजें, मटेरियल को रिसाइकल करें, ये सारे इसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। फिफ्थ है आपका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है, ताकि क्लाइमेट चेंज हो भी रहे ना तो हमारे एग्रीकल्चर को ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर को नुकसान हुआ तो हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो इफेक्ट होगी। इसी के तहत जो भी हमारे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आते हैं, चाहे कृषि सिंचाई योजना हो, PMKSY, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे अदर आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स, इन्हीं मिशंस को ध्यान में रख के, इन्हीं मिशंस के टारगेट को अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं। सिक्स्थ है आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। देखो, हिमालय इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। हिमालय जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी, तो उसको सस्टेन भी तो करना है, उसको कंजर्व भी तो करना है। क्लाइमेट चेंज से हिमालय में जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो डेफिनेटली जो भी मैंने आपको बताया था कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से क्या क्या हो सकता है, वो इवेंट्स आपके इस एरिया में हो रहे हैं। तो ये था आपका छठवां मिशन। इसी से रिलेटेड जो भी स्कीम है आपकी, सिक्योर हिमालय हो गई, या आपकी जो अदर स्कीम होगी माउंटेन इकोसिस्टम को डेवलप करने की, वो सारी चीजें आ जाती हैं। सेवेंथ हो गई आपका नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। मतलब हम फॉरेस्ट लगाने की बात कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन। कैंपा एक्ट आपने देखा था ना, कैंपा एक्ट जो था, इसमें क्या था कि भाई अगर इंडस्ट्री कहीं एरिया में जाके पेड़ काट के वहाँ इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, उसको कंपेंसेटरी फॉरेस्टेशन दूसरी जगह करना पड़ेगा।
सोशल फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, ये सारे टेक्निक्स आपके सामने आ रहे हैं। अभी आपने मियावाकी प्रिंसिपल मेथड भी देखा होगा कि कम एरिया में ज़्यादा चीज़ें लगा दो, वो आपस में कम्पीट करेंगे ग्रोथ के लिए और फॉरेस्ट जल्दी बढ़ेगा। इस टाइप के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया को ग्रीन करना है, ठीक है? तो इसमें हमारा जो टारगेट रहता है कि भाई 5 मिलियन हेक्टेयर्स का 5 मिलियन हेक्टेयर्स इंडिया में हमको फॉरेस्ट एरिया के अंदर लेके आना है, राइट? जिससे क्या होगा, देखो फॉरेस्ट लगाएंगे तो एटमॉस्फेयर से जो CO2 है वो तो ऑटोमेटिकली कम होगा। यही चीज, ये टारगेट है, ताकि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो भी तो कम हो, और इससे ये सारी चीजें कम होंगी। सोलर एनर्जी यूज करोगे तो आपका कार्बन एमिशन कम होगा क्योंकि कोयला कम जलाओगे। एनर्जी एफिशिएंसी, क्योंकि आपको पता है जो भी हमारे अप्लायंसेस है उससे भी कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, वो कम होगा। वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल हैबिटेट बनाना है, क्योंकि हम भाई AC लगा रहे हैं घरों में, ठीक है, बिल्डिंग्स बना दिए, तो कार्बन एमिशन तो होता ही है, वो भी कम होगा अगर हम प्रॉपरली रहेंगे तो। अल्टीमेट एम वही है, कार्बन जो फुटप्रिंट है उसको कम कर। और जो आपका 8वां है वो है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाना, हाई क्वालिटी रिसर्च करना, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, अवेयरनेस बढ़ाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना ताकि लोग क्लाइमेट चेंज को समझें और उस पर काम करें, राइट। तो ये सारी चीजें ये इंडिया ने अडॉप्ट किया, ठीक है। तो और भी देखो बहुत इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन जो मेजर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, फिर हमने और भी मेथड्स यूज किए भाई। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड हम लेके आए कि भाई एक बिल्डिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे वो एक एनर्जी एफिशिएंट बने, वो अपना कार्बन फुटप्रिंट को कम कर पाए, कार्बन एमिशंस को कम करे, राइट। लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स हमने स्टार्ट किया ताकि एनर्जी एफिशिएंसी शो कर पाए। जैसे आप अपने घरों में भी देखना, फ्रिज के ऊपर स्टार्स बने रहते हैं, वो एनर्जी एफिशिएंसी शो करता है। AC, और इस पे UPSC पे क्वेश्चन आया हुआ है, देख रहे हो, आसपास की चीजों से UPSC पूछ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारा COP21 पेरिस में इंडिया ने कुछ अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन को मेंशन किया कि भाई हम आने वाले टाइम पे ये चीजें करेंगे, जिसमें पहला क्या था, 2030 तक ये चीजें हमें करनी है, ये हमारा टारगेट है। पहले तो हमें एमिशन जो इंटेंसिटी है उसको लगभग 30 से 35% तक कम करना है, कट करना है। 2005 में जितना हमारा था उसके हिसाब से लगभग 30 से 35% हमको कम करना है, ठीक है। दूसरा हमारा था INDC में कि लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को हमको और कैप्चर करना है। मतलब उसके लिए हम एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे। कार्बन सिंक क्या होते हैं, पेड़ होते हैं आपके, ठीक है, ओशियंस होते हैं, इनको करना है। 40% रिन्यूएबल एनर्जी, जो आने वाले टाइम पे जो हमारा एनर्जी डिमांड है उसको 40% जो डिमांड है उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से उसको करेंगे। उसमें आपका विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सब चीजें। और इसी के तहत हमने लगभग 175 गीगावाट का टारगेट रखा है रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें 100 गीगावाट आपका सोलर एनर्जी का है, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 INDC जो इसको आपको याद रखना है। ये तो मैं बोलूंगा इसको रट जाओ, चाहे वो मेंस आंसर राइटिंग हो, चाहे वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने वाली बात हो, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब आइए बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स की। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स आपके थे, ठीक है। तो जिसमें आपका सबसे पहले था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे हम बोलते हैं UNEP की एमिशन गैस रिपोर्ट, कि भाई अर्थ पे कितना ज्यादा एमिशन हो रहा है और उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो इसमें बताया गया। तो इसमें बताया गया आपका कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो लगभग बढ़ा है 1.5% पर ईयर इन पिछले 10 सालों में, 10 ईयर्स में लगभग 1.5% हर साल ये बढ़ रहा है। सबसे चार बड़े कंट्रीब्यूटर कौन से, चाइना, US, EU एंड इंडिया, जो मैंने आपको बताया था टॉप 4, उसमें इंडिया 5th पे था, बट वो 4th पे मत है ना, वो चेंज होते रहता है पोजीशन। तो हम 4 हैं, ये सबसे ज्यादा पोल्यूट करते हैं। इसका रीजन भी है
भाई इंडिया, चाइना, ठीक है, ईयू और यूएसए सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड रीजन्स भी तो हैं, एमिशन तो होगा। बट मैंने आपको क्या बताया था, पर कैपिटा एमिशन अगर मैं बात करूं, पर कैपिटा, पर पर्सन एमिशन, ये हमारे यहाँ बहुत कम है। और अगर वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है लगभग 7.5% एमिशन इसको कम करना है हर साल आने वाले दशक में, तभी ये जो वर्ल्ड अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है 1.5 डिग्री तक मेंटेन रह पाएगा, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में गोल जो है अचीव करने का, कि अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहे, वरना ये बढ़ा तो चीजें दिक्कत करेंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूएनईपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर नायरोबी में है, इसके और भी मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक ये करंट अफेयर्स है, ये याद रखना, रिपोर्ट वगैरह पूछते हैं एग्जाम में कि एमिशन गैस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, इस टाइप की चीजें अक्सर आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड न्यूज थी आपकी ओशियन डी ऑक्सीजनेशन रिपोर्ट। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि ओशियन में ओशियन डी ऑक्सीजनिफाई हो रहा है, मतलब ओशियन से ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। सबसे पहली चीज की रिपोर्ट कौन निकालता है, ये रिपोर्ट आपको याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रिपोर्ट रिलीज करता है आपका IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया इस रिपोर्ट में कि वॉल्यूम ऑफ एरियाज डिप्लीटेड ऑफ ऑक्सीजन, जो एरिया जहां पे वाटर में ऑक्सीजन नहीं रहता उसको हम बोलते हैं एनॉक्सिक वाटर्स, वो क्वाड्रपल हो गई हैं, 4 गुना तक बढ़ गई हैं। इसका रीजन क्या लगता है आपको, ओशन में ऑक्सीजन कैसे कम होगा? याद है यूट्रोफिकेशन मैंने आपको बताया था, यूट्रोफिकेशन जब होता है तो ऑक्सीजन में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम होने लगता है। ठीक है, और एक और चीज है, पानी ओशन वाटर का जितना गर्म होगा उतना ज्यादा उतना कम वो ऑक्सीजन होल्ड कर पाएगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो मतलब ओशन भी गर्म हो रहे होंगे, उसमें जो ऑक्सीजन होल्ड करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने लगती है, भाई वहां पे एक्वेटिक स्पीशीज है। सेकेंडली यूट्रोफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, ये यूट्रोफिकेशन भाई जो भी गंदगी सीवेज वेज जाके मिल रहा है उससे क्या हो रहा है, प्लांट ग्रोथ वगैरह हो जा रही है, वो ऑक्सीजन जो ऑलरेडी कम है उसको भी यूज कर ले रही है, एक्वेटिक स्पीशीज आपके कम हो रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, एनॉक्सिक वाटर्स, कई बार इनको बोल दिया जाता है बायोलॉजिकल डेजर्ट्स भी बोलते हैं इनको, बायोलॉजिकल डेजर्ट्स, मतलब इतना कम ऑक्सीजन हो जाता है यहाँ पे जीव जंतु ही नहीं रह पाते हैं। बे ऑफ बंगाल में ऐसा एरिया पाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो बाल्टिक सी, आपका बाल्टिक सी और ब्लैक सी वाला जो रीजन है यूरोप का, यहाँ पे भी ये चीजें पाई जा रही हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ध्यान रखिएगा रीजन क्या क्या है, ओशन वार्मिंग, स्ट्रेटिफिकेशन और कल्चरल यूट्रोफिकेशन, इसकी वजह से आपका ओशन में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये निक पब्लिश करती है जर्मन वॉच, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें इंडिया जो है, इंडिया को आपको इसमें एक चीज आप देख पा रहे हो, फर्स्ट और सेकंड पे कोई है ही नहीं, कोई अचीव ही नहीं कर पाया इनका वो स्टैंडर्ड्स। ऑलराइट, तो जो CCPI है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 का, इसने एक चीज पाया है कि भाई एमिशन डिक्रीज हुए हैं 57 में से 31 कंट्रीज में एमिशन कम हुए हैं। इसका एक रीजन भी है, कोविड, ग्लोबल पैंडेमिक ने एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन लेवल है वो कम किया है, राइट। तो टॉप 3 में कोई है ही नहीं, टॉप 3 में कोई है ही नहीं क्योंकि इनके पैरामीटर टच ही नहीं कर पाया वो। चौथे नंबर पे स्वीडन आता है, इंडिया आपका 10वें नंबर पे, इंडिया भी अच्छा किया है। इंडिया की अगर आप पास्ट रैंकिंग देखोगे 2014 में इंडिया 31 नंबर पे था, धीरे धीरे इसने अपनी रैंकिंग इंप्रूव की, मतलब इंडिया एक बहुत अच्छे पाथ पे है। और ये डेटा मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करते हो
तो कभी भी होता ना कि वे फॉरवर्ड या फिर कोई केस स्टडी आपको लिखनी है, तो आप बता सकते हो कि इंडिया का एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है क्लाइमेट चेंज इवेंट्स को कम करने में। तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि ग्राफ बना दीजिए, ठीक है, ग्राफ बना दीजिए, रैंकिंग दिखा दीजिए, यहाँ पे रैंकिंग ऐसे इंप्रूव हो रही है, रैंक टाइम बता दो कि भाई 2010 में इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे हुआ करती थी, 2020 में इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे। इस टाइप के ग्राफ्स अपने आंसर में पुट करो, लिख दो सीसी अकॉर्डिंग टू CCPI 2020, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा ये चीज, ठीक है। ये चीजें अपने उसमें, मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको कि जस्ट फॉर द सेक कि भाई क्लास है तो पढ़ा दो, नहीं, इसका यूज करना है आपको, करंट अफेयर्स यूज करना है। इधर प्रीलिम्स से पूछ सकता है कि भाई ये रिपोर्ट कौन निकालता है, इंडिया की रैंकिंग लगातार कम हो रही है, गंदी हो रही है, पूछ सकता है। आपको अगर ये पता है इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो रहा है, तो ये चीजें आपको बेनिफिट देंगी, ठीक है। नेक्स्ट है COP25। तो आपको पता है कि COP21 हमारा 2015 में पेरिस में हुआ था, COP25 चिली मैड्रिड में हुआ था। अभी आने वाला आपका COP26 ये नवंबर वगैरह में होगा, ठीक है। तो अभी तो वो भी नहीं बता सकते उसमें क्या क्या हुआ, बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये आपका UNFCCC, जब भी मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन में, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बात करेंगे। COP25 में आपका कुछ कुछ अलग अलग एजेंडाज, बहुत बड़ी चीज तो इसमें नहीं हुई, ठीक है। बस एक चीज यहाँ पे हुआ कि रूल बुक फाइनलाइज हो गया, क्योंकि 2020 से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट्स को प्रॉपरली फॉर्मली लॉन्च किया गया। अब कंट्रीज इसको अडहियर करेंगी जो अपने अपने टारगेट्स इन्होंने मेंशन किए थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस साल क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं आप COP के ऊपर, राइट, क्योंकि जो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस रूल्स हैं, वो अब 2020 से लागू हो जाएंगे, क्लियर। तो ये याद रखिएगा, ऑलराइट। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के लिए जो रूल बुक थी वो यहाँ पे फॉर्मलाइज हो गई, ठीक है। अरे चिली में हुआ तो आपको चिली एज अ नेशन पता होना चाहिए, कोस्टल लोकेशन है साउथ अमेरिका की, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चिली एल नीनो पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो भी आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। मैंने कार्बन मार्केट्स की भी बात कर ली, ये सारी चीजें भी कर ली, तो यही चीजें करंट अफेयर्स में थी। इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इतना लेक्चर आप प्रॉपरली रिवाइज कर लो, और इसमें से आप अपने नोट शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहा करो। जैसे मैंने वो इन्फोग्राफिक दिया, जैसे वो नोट्स में, तो आप उसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है क्लाइमेट चेंज। एक लेक्चर है, थोड़ा बड़ा लेक्चर रहेगा वो, उसमें हम प्रॉपरली बात करेंगे जो भी लेक्चर्स हमने अभी किए हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी, इन तीनों चारों चीजों से रिलेटेड जो भी एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उनको इन डिटेल बात करेंगे। जैसे एनवायरमेंट पोल्यूशन हमने बात की, तो हमने बात वहां पे फिर की है, लेट्स से क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे, ठीक है। हमने लेट्स से बायोडाइवर्सिटी की बात की, तो हम वहां पे कार्टेगेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, इनकी बात करेंगे। इन्वायरमेंट पोल्यूशन की हमने बात की, तो वहां पे हम जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से रिलेटेड, रॉटरडैम कन्वेंशन हो गया केमिकल पोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, रामसार कन्वेंशन हो गया आपका वेटलैंड से रिलेटेड। तो इनको हम उन चीजों से मैं आपको कनेक्ट करते हुए उन ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड कोई एक्ट है, जैसे भाई बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक्ट है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो मैंने बीच में ही बताया था, यहाँ भी थोड़ा आप उसको रेफरेंस दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन की जो UNFCCC हुई थी 1992 में, उसका एक सीरीज वाइज हम पूरी बात करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस में समझेंगे कि यार हुआ क्या है, क्या पेरिस एग्रीमेंट और UNFCCC का कोई रिलेशन है, क्या क्योटो प्रोटोकॉल इसका कोई रिलेशन है, इनको इन डिटेल हम बात करेंगे। थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा बट इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो, उसको तैयार अच्छे से करेंगे, ठीक है। और उसके साथ हम फिर एनवायरनमेंट को रैप अप करेंगे, ठीक है। चलिए आपसे मैं अगले सेशन में मिलता हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। हाय, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी।
नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।